और सबसे बड़ी खबर यह है कि राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है। बड़े कॉमेडियन जिनके चुटकुलों से, जिनके बातों से आप हंसते रहे अब तक, उनकी हालत इस वक्त सीरियस है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है सीधे एम्स से, आपको बता दूं एम्स में राजू श्रीवास्तव एडमिट है। ब्रेकिंग हिट कीजिए प्लीज। एम्स में राजू श्रीवास्तव एडमिट है जिनकी हालत नाजुक है और इस वक्त बताया जा रहा है परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। दिल्ली एम्स में राजू भर्ती है, परिवार के लोग पहुंच चुके हैं, हालत उनकी क्रिटिकल बताई जा रही है। इसके अलावा 9 दिनों से वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। कल रात से बार बार उन्हें दौरे पड़ रहे हैं, इस तरह की भी खबरें हैं और फिलहाल एम्स में है, एम्स में वेंटिलेटर पर है राजू। आइए आपको बताता हूं राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है। इस वक्त क्या स्थिति है, आज पूरे दिन उनकी जो सिचुएशन क्या थी वो आपको बताने जा रहा हूं। कल रात बताया जा रहा है उन्हें बार बार कल रात से दौरे पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों ने कहा है उनके दिमाग का सीटी स्कैन करवाया है डॉक्टर्स ने। दिमाग के एक हिस्से में उनके सूजन मिली है, यानी दिमाग में उनके सूजन है। सूजन के चलते दिमाग के एक हिस्से में पानी है, ऐसा बताया जा रहा है। राजू के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, उनका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। वेंटिलेटर पर राजू की जो स्थिति है बहुत क्रिटिकल और बहुत नाजुक बताई जा रही है। परिवार और रिश्तेदार एम्स में मौजूद हैं, सभी उनके लिए दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे राजू की तबीयत पर, सेहत पर नजर रखे हुए कल शाम को 10 इंजेक्शन राजू के लिए बाहर से मंगवाए गए थे और इंजेक्शन लगाने से हालत जो है उनकी और ज्यादा बिगड़ गई है बताया जा रहा है। उन इंजेक्शंस के बाद पिछले 4 दिनों से राजू को लगातार बुखार आ रहा है, 100 टेंपरेचर बताया जा रहा है। कल राजू में हल्की सी राहत जरूर महसूस की गई थी, कुछ सुधार आया ऐसा कहा गया था। उनकी आंखों की जो पुतली है और गले में कुछ हरकत हुई थी डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन आज सुबह से हालत उनकी लगातार बिगड़ती चली गई। राजू को नली से ही लगातार दूध दिया जा रहा है खाने पीने के लिए। राजू की सलामती के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। काशी विश्वनाथ में महामृत्युंजय जाप हो रहा है तो उज्जैन के महाकालेश्वर में भी जाप चल रहा है। पूरे देश में लोग राजू के लिए दुआएं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको दिखाऊं तस्वीरें। राजू जिस अस्पताल में भर्ती है, एम्स में एडमिट है राजू श्रीवास्तव। एम्स में उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। यह है दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल और देश का सबसे बड़ा अस्पताल जहां राजू श्रीवास्तव एडमिट है पिछले कई दिनों से। दरअसल राजू श्रीवास्तव को बताऊं, वो एक हादसे का शिकार हुए। दरअसल वो मौजूद थे एक होटल में और हुआ यह कि 10 अगस्त को राजू को हार्ट अटैक पड़ा। उस वक्त होटल में थे, होटल का जो जिम था उस जिम में वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल्ली के होटल में राजू रुके हुए थे, यहां कुछ लीडर्स से मिलने आए थे। होटल के जिम में ही कसरत के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ट्रेडमिल पर रनिंग करते वक्त उनके चेस्ट में पेन हुआ। दौड़ते दौड़ते राजू ट्रेडमिल से नीचे गिर गए। ट्रेनर ने राजू श्रीवास्तव को अस्पताल पहुंचाया उसके बाद, और एंजियोग्राफी में पता चला कि उनकी एक नस ब्लॉक है। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की गई, रात में ही राजू की। एंजियोप्लास्टी के बाद उनका जो नस में ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को खोल दिया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद से ज्यादा सुधार नहीं आया है। 8 दिन से राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर हैं। अब राजू की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। उनके करीबियों का कहना है कि राजू की हालत में सुधार हो रहा है और पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव फिर से स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, उसी तरह जैसे लोगों को हंसाते रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है आज की। अब की बार कश्मीर में क्या बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से? यह बात इसलिए कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन कश्मीर था क्या वो पूरा होने वाला है? ऐसा क्या हुआ कि अब बीजेपी की सरकार कश्मीर में आ सकती है? क्योंकि अब कश्मीर में जो बाहर के लोग हैं कश्मीर से वो भी वोट दे सकते हैं। और यही बात महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को अच्छी नहीं लग रही है कि कश्मीर के बाहर के लोग कैसे वोट दे सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान वहां रहते हैं उनको भी वोटिंग राइट दे दिया जाएगा। इसलिए डर है महबूबा को कि कहीं बीजेपी की सरकार कश्मीर में ना आ जाए, कश्मीर में कहीं कमल न खिल जाए। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। तीन पीढ़ी पर से यहाँ पर कब्जा जमा के बैठे हुए
अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। महबूबा से लेकर फारूक तक और उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी तक कश्मीर के इन नेताओं को घाटी में बीजेपी सरकार बनने का डर सता रहा है। मोदी सरकार ने अब कश्मीर में बाहर से आकर बसे लोगों को भी वोट का अधिकार दे दिया है। बस यही है सबसे बड़ा डर। जम्मू कश्मीर के वंशवादी परिवार चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी उनके सामने दीवार बनकर के खड़ा है। कश्मीर के इन नेताओं को लग रहा है कि इस बार कश्मीर में कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जादू बीजेपी की सरकार न बनवा दे। कहीं मोदी अपने दम पर अकेले जम्मू कश्मीर की सत्ता पर बीजेपी का कमल न खिलवा दे। देश आजाद हुआ तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? 3-4 परिवार और 3-4 दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा है। मोदी सरकार के धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। अब इस साल के आखिर तक कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। और आइए मैं आपको बता रहा हूं कि कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या होने जा रहा है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ सकती है। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं क्या? यही वजह है कि महबूबा से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सब परेशान है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। हुआ क्या कश्मीर में? बड़ा करिश्मा देखिए। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में यह बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव क्या है? पहली बार, फर्स्ट टाइम, जो गैर कश्मीरी हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो कश्मीर में काम करते हैं वो भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनाकर वहां वोट कर सकेंगे। यह बड़ी चीज हुई। चुनाव आयोग ने वोटिंग का पैमाना बदल दिया है कश्मीर के अंदर। अब बाहर के लोग जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से वहां रहते हैं, वहां सेब के बागों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, वो भी वोट डाल सकेंगे। और उतना ही नहीं, जो वहां सुरक्षा बल रह रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान भी कश्मीर में वोट डाल सकेंगे। यह होगा बदलाव। इसके बाद सोचिए जरा, थोड़े बहुत नहीं, 25 लाख नए वोटर कश्मीर में जुड़ जाएंगे। ये बाहरी लोगों के और सुरक्षा बलों के वोट डालने पर 25 लाख। 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जम्मू कश्मीर में कुल वोटर थे 78 लाख। 78 लाख कुल वोटर थे, अब 25 लाख बढ़ जाएंगे। तो लद्दाख के अगर आप अलग भी कर दें तब भी 76,70,000 वोटर्स अकेले कश्मीर के, ये वोटर्स हैं। और 25 लाख नए जुड़ जाएंगे तो 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगा कश्मीर में। और आसान तरीके से वोटर लिस्ट में इनके नाम भी शामिल कर लिए जाएंगे। उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। होगा क्या? निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। यानी जो यूपी, बिहार से वहां किराए पर रह रहा है उसे अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं देना है। वो रह रहा है, यही प्रमाण है। वोट डालने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। और 25 लाख नए वोटर बनने से सत्ता का पूरा गणित बदल जाएगा। जिन सीटों पर 1000, 2000, 5000 पर जीत हार होती है वो सब कुछ बदल जाएगा। बाहर से आए लोगों के वोट पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। महबूबा और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इस पर निशाना साधा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती क्या कह रहे हैं। भी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को
मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। ये देखिए, ये दोनों नेता चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल पास करते हैं कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बच सकते हैं, लेकिन 70 सालों में इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और गोरखा समाज को वंचित रखा, जो इस देश के लिए काम करते हैं। जो लोग यहाँ पर जिनसे हम काम लेते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस प्रकार की सोच लेकर के चलना चाहिए। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई ज़मीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे हड़कंप मचा है कश्मीर में और कश्मीरी नेताओं में। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, देखिए। उन्हें लग रहा है नया वोटर आ जाएगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी। उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं, क्या बीजेपी अब इतना सुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है? सोचिए, ये देश के लोग हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का शख्स बिहार में जाकर रहने लगे, वहीं रह रहा है और अपना वोटिंग कार्ड बनवा ले, तो क्या बाहर से आया है? देश के लोग हैं। बीजेपी चुनाव से पहले डर गई है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। इन लोगों को कश्मीर का सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। पहले कश्मीर में चुनाव स्थगित करवाना, महबूबा लिख रही है, पहले कश्मीर में चुनाव स्थगित करवाना, फिर बाहरी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के पीछे क्या मंशा है? दिल्ली वाले कश्मीर पर सख्त शासन करना चाहते हैं। सोचिए, महबूबा खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला चुकी। अब सवाल बुनियादी यह है, आप क्यों परेशान हो रही? कुछ तो वजह होगी परेशानी के पीछे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे विधानसभा की शक्लो सूरत बदल जाएगी और कश्मीर में कैसे बीजेपी की सरकार बन सकती है। यही सबको परेशान कर रहा है। ये देखिए, विधानसभा आ गई। ये 2014 के नतीजे देखिए जरा। पीडीपी महबूबा को मिली थी 28 सीटें, तब बीजेपी को मिली थी 25 सीटें, कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 और अन्य के खाते में 7 सीट आई। विधानसभा में सीटें कितनी? 87 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए थी 44 और बीजेपी के पास थी 25। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे संभव होगा कि डल में, श्रीनगर के डल में कमल खिल जाए। क्या यह मुमकिन है? यही परेशान कर रहा है पूरे गुपकार गैंग को। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे मुमकिन होगा। यह देखिए जरा, कमल दिख रहे हैं आपको? ऐसे ही डल में कमल खिलने से डर रहे हैं। होगा क्या, ध्यान से पढ़िएगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव होगा, इस साल के अंत तक हो सकता है। होगा यह कि परिसीमन के बाद जम्मू में पहली बार वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में 4 सीटें जाने के बाद हुआ यह कि जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची। लद्दाख अलग हो गया तो 4 सीटें 87 से लद्दाख में चली गई, तो 83 सीट्स बची जम्मू कश्मीर में। अब कश्मीर में 1 सीट और जम्मू में 6 सीट बढ़ा दी गई, यानी 7 सीट बढ़ा दी गई। तो 83 से 7 बढ़ गई, तो जम्मू कश्मीर में सीटें कितनी हो गई? 90। अभी जम्मू कश्मीर में 90 सीट होंगी परिसीमन के बाद। कश्मीर में 47 सीटें होंगी और जम्मू में 43। 2014 में बीजेपी को जम्मू की 37 में से 25 सीटें मिली थी, 37 में 25। अब उन्हीं 37 से सीटें कितनी हो गई हैं? बढ़कर 43। अब जम्मू की सीटें हो गई हैं 43। बहुमत के लिए अब 46 सीट चाहिए। जम्मू में कितनी है? 43। तो 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए यहां आरक्षित भी हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित सीट पर भी बीजेपी मजबूत है। कश्मीर की बात कर रहा हूं। पहली बार शेड्यूल कास्ट कोटे के लिए 9 सीटें भी आरक्षित हैं यहां। अब होगा कि शेड्यूल कास्ट कोटे की जो रिजर्व सीट है उस पर भी जादू चलेगा बीजेपी का। घाटी में त्रिकोणीय मुकाबले से भी
बीजेपी को फायदा होगा। यानी कश्मीर में कौन? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, 3 पार्टियां होंगी। 25 लाख नए वोटरों से भी बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी की सरकार बनती देख विपक्ष बेचैन है। अब आप इसे समझिए कि 90 सीटें जम्मू कश्मीर में, 43 सीटें अकेले जम्मू में और बहुमत के लिए चाहिए 46 जम्मू में है बीजेपी स्ट्रांग, तो कश्मीर में ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से बहुमत का आंकड़ा पा सकती है बीजेपी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती सबसे ज्यादा परेशान है। सुनिए जरा। एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना, अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना। 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, 370 जब जम्मू कश्मीर में था, कश्मीर में लागू था, तब ये सारी चीजें नहीं थी। 370 के बाद ये बड़ा बदलाव आया है। देखिए जरा, जब 370 था तब क्या परेशानियां थी। यानी कश्मीर बिल्कुल देश से अलग था, कटा हुआ था। 2019 में मोदी सरकार ने 370 और 35 से हटा दिया। उसके बाद हुआ क्या? जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था, स्पेशल स्टेटस, वो खत्म हो गया। राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। इसके अलावा अब कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है। न सिर्फ संपत्ति, पहले बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, यानी आप यूपी बिहार से वहां नहीं खरीद सकते जमीन। कोई भी भारतीय राज्य सरकार में नौकरी कर सकता है, अब पहले नहीं कर सकता था। 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई। 370 से हुआ क्या? राज्य में विकास के कामों में तेजी आई है और 370 हटने के बाद बाहरी को भी वोटिंग का अधिकार हो गया है। यह फर्क आया है 370 से पहले और बाद में। यानी जब 370 थी तो लोग वोट नहीं दे सकते थे, बाहर के लोग। 370 थी तो आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। 370 थी तो कश्मीर में कोई लड़की कश्मीर की, वो अगर कहीं बाहर शादी कर ले कश्मीर अपने कम्युनिटी के बाहर, तो उसको जमीन में भी अधिकार नहीं होता था। अब ये सब बदलाव आया। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और मंत्री विश्वास सारंग। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार से लगातार विघटनकारियों का साथ दिया है, ये उनके ही बयान से स्पष्ट होता है कि वो अभी भी इस देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ी हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 370 हटी है, तब से कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं और हम कटिबद्ध हैं कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए। और आइए, इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और एक बड़ी बैठक की तैयारी में है इस फैसले के खिलाफ कि कश्मीर में बाहरी लोग वोट ना देने पाए, कश्मीर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज रह रही हैं वो वोट ना देने पाए। इसलिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बड़ी बैठक फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई है। अब इस बैठक में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं, और इस बैठक से कुछ फायदा मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि पूरा गेम कश्मीर का बदलने वाला है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह से बैठक होगी। महबूबा मुफ्ती बैठी हैं, उनके बगल में फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, देखिए इधर उमर अब्दुल्ला बैठे हैं, दूसरी तरफ सैफुद्दीन सोज बैठे हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले विपक्ष दरअसल अब परेशान है। बाहरी वोटरों को मतदान के अधिकार पर घमासान हो गया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले का विरोध किया है कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कश्मीर में जो बाहर के लोग हैं उनको वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है, कश्मीर के सभी नेताओं को बैठक में बुला लिया है और 22 अगस्त को यानी कि सोमवार को सुबह 11 बजे यह बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के सभी दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने सभी दलों के नेताओं से बात की है और परिसीमन पर भी विपक्ष ने जताया है विरोध। जो परिसीमन हुआ था पहले, ये उसमें भी शामिल नहीं हो रहे थे। तो इतना ही नहीं, तो ये बैठक हुई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को एक झटका लगा है। कांग्रेस के एकमात्र बड़े नेता कश्मीर के अंदर वो है गुलाम नबी आजाद।
कांग्रेस को भी आभास है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले, इसलिए कैंपेन कमेटी का हेड बनाया था गुलाम नबी आजाद साहब को, लेकिन उन्होंने कैंपेन कमेटी का हेड बनने के 2 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। देखिए जरा हुआ क्या, कांग्रेस को झटका क्यों लगा। चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान है, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव में वक्त है। गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस को झटका दिया है। सोनिया ने उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष दरअसल बनाया था और 2 घंटे में ही गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। 2 घंटे में ही सिफारिशों को नजरअंदाज किए जाने से दरअसल वो नाराज थे। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी जिसे कांग्रेस के आला कमान ने माना नहीं, और आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है और ज्यादा। G23 समूह का हिस्सा रहे गुलाम नबी आजाद 5 महीने से ज्यादा से नाराज चल रहे हैं। 5 राज्यों में हार के बाद उन्होंने सवाल उठाए थे। गुलाम नबी आजाद को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। गुलाम नबी आजाद बताया जाता है किसी और को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, उन्हें अध्यक्ष बनवा दिया गया तो वो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, फिर किसी दूसरे को बनवाना चाहते थे, अब उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं, शायद खुद अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। जो भी वजह हो बहरहाल, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर है बिहार से। खबर यह है कि मंत्री बाहुबली है सरकार में, लूट और हत्या गली गली शुरू हो गई है। हुआ यह कि नीतीश कुमार, ये जो आप दोस्ती देख रहे हैं, ये दोस्ती बिहार को बहुत भारी पड़ रही है। लालू और नीतीश की जो दोस्ती है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कल नीतीश कुमार लालू से मिले, ये दोस्ती इतनी भारी पड़ रही है कि इसके बाद से बिहार में अपराध बढ़ गया है। कैसे? पहली तस्वीर में दिखाता हूं, दिखाई जरा पहली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी, ये लड़की जा रही है और इसको देखिए पीछे से लड़का आया और इसने गोली मार दी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये दिन दहाड़े नीतीश के सरकारी आवास से बहुत नजदीक, ये देखिए जरा, लड़की जा रही है और पटना की तस्वीरें दिखा रहा हूं, राजधानी पटना की, बिहार की राजधानी में धड़ल्ले से देखिए क्या हो रहा है। देखिए बंदूक निकाली इसने और पीछे से उसकी गर्दन पर गोली दाग दी है और गोली दागकर ये फरार हो गया। ये पटना में वो मैप जरा बैक टू बैक दिखाइए, ये नीतीश कुमार के घर से कितना नजदीक हुआ, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का सीएम आवास एक अड़े मार्ग, और इससे 7 किलोमीटर दूर बेउर पटना में छात्रा को गोली मार दी नीतीश के घर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में अपराधी सत्ता परिवर्तन होते ही कितना बेखौफ हो गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए एक आर्मी, एक फौज के जवान को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई फौज के जवान को। सवाल यह है कि बिहार में हो क्या रहा है? ये भी पटना में हुआ, ये भी पटना में हुआ। मैप के जरिए जरा देखिए किस जगह पर, ये नीतीश के घर से कितनी दूर गोली मारी गई, इससे आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए सीएम आवास से ये भी 7 किलोमीटर दूर कंकड़बाग पटना, जहां सेना के जवान की हत्या की गई है। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज की। गोपालगंज में भी लूट हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एमबीएस डीजे का। यहां पुलिस पिट गई, पुलिस वाले भी पिट गए। सोचिए अपराधी इतने बेखौफ हैं कि लूट को अंजाम देते हैं, उसके बाद पुलिस पिट रही है। लेकिन जरा ये रिपोर्ट देखिए, आखिर ऐसा हो क्या रहा है, रिपोर्ट देखिए। यही हम कहते हैं, अपहरण का राज वापस आया, खौफ का राज वापस आया, जंगल राज वापस आया। अगर कानून मंत्री जो नए बने हैं उन पर अपहरण का आरोप हो और जो पूरे कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ करें तो और क्या? जिस सरकार में 33 में 23 मंत्री दागी हो उसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहेंगे। बिहार में गठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री आवास से 7 किलोमीटर दूर सरेआम बेटियों की हत्या हो रही है। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तो बात भूल जाइए। आखिर पिछले 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं? वजह भी बिल्कुल साफ है। जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे मंत्रियों पर दर्जनों मुकदमे हो, संगीन आरोप में फरार हो, तो उस प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी? अब सोचिए जरा ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ पिछले 5 दिन में कि बिहार की शक्लो सूरत बदल गई। तो बिहार में यह हुआ है, यह बड़ा कमाल हुआ है। यह आप देख रहे हैं कैसे हुआ। नई सरकार और पुराना जंगल राज लौट आया है। हुआ है यह कि बिहार में 33 में से सोचिए जब 23 मंत्री दागी हैं, 33 में 23 मंत्री दागी हैं, दागी मंत्रियों से
बदमाशों की हिम्मतें और बढ़ गई हैं। आपका रहनुमा, आपका प्रतिनिधि दागी होगा तो उनके नीचे काम करने वाले आखिर बेखौफ होंगे। पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा। नई सरकार आते ही अपराध में तेजी से इजाफा हो गया है। सबसे पहले देखिए 17 अगस्त बेउर के इंद्रपुरी में इलाके में वारदात हुई। दिन दहाड़े लड़की को गोली मार दी गई और कोचिंग से लौटते वक्त उस पर यह हमला किया गया। लड़की की गर्दन में गोली लगी है, गोली फंस गई लड़की की गर्दन में, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 17 अगस्त को 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। सोचिए बेउर। 18 अगस्त कंकड़बाग में जवान बबलू की हत्या कर दी गई और जवान बाइक ड्राइव कर रहा था, उस वक्त बाइक से जा रहा था। बदमाशों ने लूटने के इरादे से उस बदमाश को रोका, उस जवान को रोका और विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। यह नीतीश के घर के नजदीक हो रहा है। बबलू गुवाहाटी में तैनात था, जो जवान था वो गुवाहाटी में तैनात था। बेटे का एडमिशन करवाने पटना आए थे। सोचिए यह हो रहा बिहार में। 17 अगस्त को एसबीआई में बंदूक की नोक पर लूट हो गई। 5.5 लाख रुपए की लूट हो गई। गोपालगंज में गुस्साई भीड़ ने पुलिस को पीट दिया। उसके बाद 10 को देखिए क्या हुआ। बेतिया में मंदिर में सो रहे थे पुजारी, उनकी हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े गोकुल यादव को मार दिया गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हत्या की जमुई में और अपराधियों ने पत्रकार पर गोली मारी और उसके बाद वो फरार हो गए। एक एक कर 5 गोलियां पत्रकार पर दागी गई थीं। पटना में एक शोरूम में लूटपाट हुई। आखिर ये अचानक कैसे वारदात बढ़ गई। 9 लाख रुपए की लूट की गई और गार्ड को की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह है बिहार में जब दागियों की भरमार होगी तो यही होगा। और इतना ही नहीं है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो दागी मंत्री जिसको सरेंडर करना था उससे कौन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने शपथ दिला दी और वो खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। कार्तिक को देख रहे हैं आप। कार्तिकेय जो मंत्री बने, कानून मंत्री, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, जिन्हें सरेंडर करना था, अब वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गए। अब आप समझिए मंत्री का रसूख क्या होगा। ऐसे ही मंत्री नहीं बने। जरा सुनिए अब क्या कुछ कह रहे हैं इस पर नीतीश कुमार। ताज्जुब सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी फैसला लेंगे इस मंत्री पर और तेजस्वी कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, यानी फैसला कुछ नहीं लेना है, बिहार का यही हाल रहना है। सुनिए। आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ही लोग अनकंफर्टेबल हैं। जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताएं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश की कोई नो कोर्स एक्शन लिया जाए। भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीजेपी हमला कर रही है जो कुछ बिहार में हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लिखा है कि नीतीश के कानून मंत्री फरार हैं और 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था। जिस तक बिहार पुलिस नहीं पहुंच पाई, वो लालू दरबार में सफाई दे रहा है। यही तो जंगल राज है। आरजेडी की असंवैधानिक व्यवस्था है। सरकार की कानून व्यवस्था पर भारी है ये। दिन दहाड़े पटना में छात्रा की हत्या हुई। नीतीश ने स्वार्थ के कारण समझौता किया है, बच्चियों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। लाचार मुख्यमंत्री है नीतीश, अमित मालवीय कह रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, जो नीतीश के करीबी थे। वो कह रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं तेजस्वी फैसला लेंगे कार्तिकेय फरार मंत्री पर। आरसीपी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना दिया है। दरअसल सुनिए, जिस प्रकार से इधर से मूव किए हैं, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में दोनों पार्टियों को मर्जर हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एक बार नहीं, 2 बार डिप्टी सीएम बना करके बता दिए कि क्या है उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। घोषित कर दिया उन्होंने, इससे ज्यादा क्या होता है। देखिए आप जरा सोचिए, पहले भी विधानमंडल दल में नेता का चुनाव होता था। कहां हुआ चुनाव इस बार? कहां हुआ चुनाव?
तो आप तो स्पष्ट है कि वो डूबता हुआ जहाज है। अब जहाज पर जितने लोग रहते हैं, जब जहाज डूबने लगता है तो अपने अपने हिसाब से लोग चले जाते हैं। और आइए अब आपको बताऊं, आरसीपी को आपने सुन लिया, लेकिन सोचिए नीतीश कुमार अचानक क्यों इतने लाचार हो गए कि 33 में से 23 दागी मंत्री हैं और नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री हैं। एक वक्त पे तेजस्वी के भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके गले नहीं उतर रहे थे। देखिए जरा, यह है वजह। तो नीतीश कुमार की पार्टी के पास दरअसल सीटें हैं कम और कुर्सी पर बने रहने के लिए दूसरों का साथ जरूरी है। 2015 में भी जेडीयू की सीटें आरजेडी से कम थी, फिर भी लालू यादव ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे। उसके बाद आपको याद होगा नीतीश को अंतरात्मा की आवाज आने लगी। उस वक्त अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि भ्रष्टाचारी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आरजेडी से अलग हो गए। 2017 में बीजेपी की मदद से फिर से मुख्यमंत्री बने और 2020 चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी। बीजेपी ने ज्यादा सीट जीतने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, सीएम बनाया। अब पार्टी बचाने के नाम पर एनडीए से अलग हो गए। सोचिए, आरजेडी से मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और कम सीट होने के कारण समझौता करने को मजबूर हुए। 33 में से सोचिए 23 दागी मंत्रियों वाली कैबिनेट भी अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त है। आरजेडी के कुल 17 में से 15 मंत्री दागी हैं। 17 में 15। पार्टी की सुरक्षा के लिए बिहार की सुरक्षा दांव पर लगा दी है। यह है नीतीश कुमार की लाचारी। अब सुनिए जरा, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी है। सुनिए, ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है, और वो भी राजधानी की। दिन दहाड़े एक स्कूल से घर लौटती छात्रा को उसके गली के मुहाने पर एक लड़का गोली मार देता है, और अब एक सेना का जवान कंकड़बाग में जा रहा है, उसको गोली मार दी गई। तो अगर हमारे बिहार की राजधानी में जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से क्या नीतीश की जेडीयू में बगावत हो सकती है, क्योंकि 2 महिला विधायक आपस में आमने सामने हैं। एक है लेसी सिंह और दूसरी है बीमा भारती। ये है लेसी सिंह, जिन पर सारा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है इनको हटाओ, नीतीश कुमार इनकी पैरवी कर रहे हैं, नीतीश इन्हें हटा नहीं रहे। कौन है लेसी सिंह जिन पर आरोप लग रहे हैं और आरोपों के बावजूद नीतीश नहीं हटा रहे? अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है बीमा। अगली तस्वीर, यह है बीमा भारती। इन्होंने आरोप लगाया है नीतीश ने अगर नहीं हटाया तो ये इस्तीफा दे देंगी। क्या बवाल क्यों है इन दोनों महिलाओं को लेकर, ये दोनों महिलाएं हैं कौन, ये आपको बताता हूं। उसके बाद सारा हंगामा और नीतीश कुमार इस पर क्या कह रहे हैं। दरअसल जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है लेसी सिंह पर। मंत्रिमंडल में लेसी सिंह को जगह देने से वो नाराज हैं और खाद्य मंत्री लेसी सिंह को नीतीश ने बनाया खाद्य मंत्री। उनका कहना है कि खाद्य मंत्री पर हत्या का आरोप है, सजा से बचने के लिए गवाहों को धमकाने का आरोप है और बीमा भारती ने लेसी सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। बर्खास्त ना करने पर खुद के इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह और लेसी अब तक 5 बार विधायक चुनी गई हैं। लेसी सिंह तीसरी बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनी है। 4 बार विधायक रह चुकी हैं बीमा भारती। या बीमा भारती को देख रहे हैं। सीएम नीतीश ने लेसी सिंह को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है बीमा भारती जो कह रही है कहती रहे, बीमा भारती पर कार्रवाई तक करेंगे नीतीश। उन्होंने कहा अगर वो खामोश नहीं हुई तो। अब जरा सुनिए नीतीश कुमार कह क्या रहे। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है।
तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही हम बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना, इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी में सब तरह की बात नहीं। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। नीतीश कुमार को आपने सुन लिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि बिहार के हालात बेहतर हो, क्योंकि जो स्थिति बिहार में है वो बिहार को बदहाली की तरफ ले जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हजारों की सैलरी इनकी और करोड़ों का महल कैसे कर लिया इस अधिकारी ने, ये आपको बताएंगे। ये है ARTO, ये है ARTO। और इनके घर जब छापा पड़ा तो दंग रह गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इनके घर से क्या क्या मिला। ये जो आप देख रहे हैं, ईडी ने छापा मारा है और उसके बाद देखिए ये जो कैश बरामद हुआ है, ये कैश इनके घर से मिला है। EOW ने छापा मारा है इनके घर पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये देख रहे हैं, ये है इनका महल। ये देखिए गार्डन, देखिए जरा, भव्य गार्डन, स्विमिंग पूल भी आपको नजर आ रहा है, झूला भी लगा हुआ है गार्डन में। तनख्वाह हजारों में थी, और क्या सिर्फ हजारों की तनख्वाह में इतना बड़ा घर और महल बन सकता है? यह संभव नहीं है। ये देखिए अंदर का आप देख रहे हैं, ये है घर का वॉशरूम, और ये देखिए ये थिएटर भी घर में बना रखा था। ये जो आलीशान सोफे देख रहे हैं आप, ये रिक्लाइनर्स जो आप देख रहे हैं, ये थिएटर में लगे हुए थे। सोचिए कहां से पैसा आ रहा था ARTO साहब के पास, क्या कमाई का जरिया था, कौन से ऐसे लाइसेंस बनवा रहे थे जो इतनी कमाई हो गई? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो जबलपुर के ARTO की अकूत संपत्ति देख रहे हैं इस वक्त आप। पता चला है कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ARTO के 3 मंजिला महल की तस्वीर है। भव्य महल है, आलीशान महल। जो भी आसपास से गुजरता था एक नजर जरूर इस महल पर उसकी जाती थी। इस महल के अंदर जब इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, आर्थिक अपराध शाखा की टीम पहुंची तो टीम सरकारी अधिकारी की लग्जरी लाइफ को देखकर दंग रह गई, सर चकरा गया। इतनी ऊंची इमारत देखकर ARTO साहब आखिर कमाई का कौन सा जरिया अपना रखा उन्होंने। अब आपको ARTO के घर के अंदर लिए चलते हैं, घर के अंदर की आलीशान तस्वीरें दिखाते हैं। और अब स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं, ये मिनी थिएटर है ARTO साहब का, जिसे ARTO ने अपने घर के अंदर मिनी थिएटर बनाया रखा था। यानी ऐशो आराम की सारी चीजें घर में मौजूद थी। और इस मिनी थिएटर में बहुत से लोगों के बैठने के लिए बहुत खास रिक्लाइनर्स आप देख रहे हैं। ये जो इन तस्वीरों से आप ARTO संतोष पाल की लग्जरी लाइफ का आकलन कर सकते हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, इतनी अकूत संपत्ति कैसे कमाई। ये थिएटर देखिए, घर के अंदर थिएटर, आगे प्रोजेक्टर लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखी है जिसपे मूवीज देखते थे ARTO साहब और दोस्तों को भी बुलाकर पार्टी दिया करते थे। यह है ARTO साहब का घर। ARTO संतोष पाल के घर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, जहां पर जब आर्थिक अपराध शाखा की टीम बैठी हुई है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप दीवारों पर नजर डालें तो एक से एक आपको लग्जरी सामान दीवारों पर नजर आएगा। सोफे देखिए, जो सिंगल सोफा सेट लगा है उसे आप देखिए, दीवारों को देखिए। ये घर लग रहा है किसी राजा का घर है। ये घर अंदर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये भारत में नहीं, कहीं बाहर बना हुआ है। ARTO के अधिकारी का ये घर है, कोई यकीन नहीं करेगा। संतोष पाल के घर में महंगे महंगे झूमर लगे हुए हैं, बहुत महंगे झूमर, वो भी आपको सीलिंग पर नजर आएंगे और जिनकी कीमत भी थोड़ी बहुत नहीं, लाखों रुपए में। वहीं दीवारों पर बहुत महंगी पेंटिंग्स दिख रही हैं चारों तरफ, जहां नजर जाएगी देखिए रंग बिरंगे सोफे भी आपको नजर आ रहे हैं। दीवारों पर भी आपको दिखाई दे रहा है कितना खर्च किया गया है। घर में जब टीम ने लाखों के लग्जरी सामान मिले, वहीं आशंका यह जताई जा रही है कि ARTO साहब को पहले से अंदाजा था कि उनके घर आज नहीं तो कल रेड पड़ेगी। खबर हो गई थी उन्हें, जिससे काफी सामान उन्होंने घर से निकाल दिया था, लेकिन घर तो हटा नहीं सकते थे, इसलिए फंस गए। अब आपको ARTO संतोष पाल के लॉन लिए चलते हैं। देखिए ये है भव्य लॉन। घर के लॉन में भी
लग्जरी लाइफ की पूरी तस्वीर नजर आ रही है, पूरा इंतजाम नजर आ रहा है। देखिए, बाकायदा घर के लॉन में भी आपको फर्नीचर नजर आ रहा है, बड़ा स्विमिंग पूल भी आपको दिखाई दे रहा है और लॉन में बैठने की अच्छी सुविधा है। साथ ही एआरटीओ ने एक लग्जरी पूल भी बनवाया हुआ है, वो स्विमिंग पूल भी आपको नजर आ रहा है। एआरटीओ साहब शाम को दफ्तर से लौटने के बाद इस स्विमिंग पूल में भी आनंद लेते थे, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे हजारों की सैलरी में करोड़ों का महल बना लिया और क्या क्या मिला है इस महल से, वो भी जरा देखिए। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है बुधवार की रात में एआरटीओ संतोष पाल के घर दरअसल छापा पड़ा और आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापेमारी हुई। उनके घर पर ईओडब्ल्यू की 30 सदस्यीय टीम ने छापा मारा और ईओडब्ल्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा। टीम ने पहुंचते ही घर की तलाशी शुरू कर दी और एआरटीओ के साथ पत्नी को लेकर भी इनकी जांच हुई है। संतोष पाल की पत्नी एआरटीओ ऑफिस में ही क्लर्क हैं और ईओडब्ल्यू की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है एआरटीओ पत्नी की आय से, यानी एआरटीओ की खुद की आय और पत्नी की आय से 650%, 650% ज्यादा संपत्ति है इनके पास, आय से 650%। ऐश के लिए आरटीओ ने महल जैसा घर बनवाया था, वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। 3 मंजिला आलीशान घर में सारा सामान लग्जरी, महंगा सामान। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब के लिए बाकायदा वुडन केस भी बना था। सजावट के लिए बेहद कीमती झूमर भी लगाए गए थे। यह तैयारी थी। आरटीओ के घर में बड़ा स्विमिंग पूल भी मिला है, वो भी मैंने आपको दिखाया। फिल्म देखने के लिए घर में मिनी थिएटर भी बना हुआ है। एआरटीओ के घर में 5 घरों के बारे में एआरटीओ की जानकारी मिली है, यानी जो तस्वीरें दिखाई सिर्फ एक घर है, 5 घर हैं पूरे। छापे के दौरान टीम को 16 लाख रुपए कैश भी मिला है। एआरटीओ के घर से सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। ये अधिकारी के बैंक दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी एआरटीओ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। संतोष पाल और पत्नी रेखा पर केस दर्ज कर लिया गया है। कई बार एआरटीओ के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये रेड हुई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा एसपी क्या कह रहे हैं ईओडब्ल्यू के। अभी जो जांच में आया था कि शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग थानों पर शुरू की गई है, तो मौके पर भी जारी है। सर, और कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं, वो वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। सर, मासिक सैलरी क्या है की? जो वैध स्रोत है उससे उसकी तुलना में 650% व्यय संपत्ति होना पाया गया। आइए, तो एआरटीओ साहब के बाद अब लिए चलते हैं आपको डॉन के घर। डॉन पर भी ईडी का चाबुक चला है। मुख्तार अंसारी के दिन तो बहुत पहले से खराब हो गए थे, अब और खराब हो गए हैं। मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में बंद है इस वक्त, लेकिन उनके ठिकानों पर ईडी पहुंच गई, उनके दरवाजे तक। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो शानदार काम कर रही है आजकल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान पहुंचे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकाने पर। ये ग्रैंडियर अपार्टमेंट है उनके करीबियों का, उनकी यहां प्रॉपर्टी है। ये जो डॉन होते हैं खुद प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, किसी के जरिए से भी खरीदते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं गाजीपुर के खुद के रहने वाले हैं मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में भी उनके ठिकानों पर रेड पड़ी है, एक साथ कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। देखिए जरा, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां डॉन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में आपको बताऊं, डॉन के जो भाई अफजाल अंसारी, उनके घर पर छापा पड़ा। लखनऊ में डालीबाग में घर है, वहां रेड हुई है। गाजीपुर में 3 करीबी है डॉन के, उनके ठिकानों पर रेड हुई है। और मऊ में मुख्तार और अफजाल का घर है, मऊ में वहां भी रेड हुई है। तो मुख्तार के लिए हालात और खराब हो रहे हैं। अब तक योगी की पुलिस चाबुक चला रही थी, हथौड़े चला रही थी, अब ईडी में भी एक्शन ले लिया है। ये आप देख रहे हैं ईडी का एक्शन। ईडी ने डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है और यूपी
और दिल्ली के 11 ठिकानों पर रेड की गई है, छापेमारी हुई है। ईडी की कुल 12 टीमों ने यह कार्रवाई की है। 12 टीमें अलग अलग जगहों पर गईं। गाजीपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इनमें मोहम्मदाबाद में मुख्तार के भाई के घर, जो अफजाल अंसारी सांसद हैं, उन पर छापा हुआ है। अंसारी भाइयों के 3 करीबियों पर भी रेड डाली गई है। लखनऊ और दिल्ली में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। सुबह 6 बजे ईडी मुख्तार के पैतृक आवास पर रेड करने के लिए पहुंची। ईडी की टीम के साथ ही सीआरपीएफ भी मौजूद थी वहां। सीआरपीएफ ने मुख्तार के पूरे घर को पहले चारों तरफ से घेरा। रेड के दौरान मुख्तार के भाई अफजाल मौजूद थे और ईडी की टीम ने घर में मौजूद सभी को रोक दिया। मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला में ईडी ने कार्रवाई की है और मुख्तार के घर को फाटक नाम से जाना जाता है, वहां भी रेड हुई है। 2021 में दरअसल मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। मुख्तार पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है और फर्जी दस्तावेज पर मुख्तार ने यह जमीन खरीदी थी। धोखाधड़ी से विधायक निधि निकालने का भी आरोप है, जिसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। लोगों के लिए जो पैसा विधायकों को विधायक निधि के तौर पर मिलता है, उसका इस्तेमाल किया। इन्हीं 3 आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है। इस मामले में मुख्तार के भाई से 10 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं। बेटे अब्बास, उमर, बड़े भाई सिकबतुल्ला पर भी सवाल हो चुके हैं और जो बेटा है वो फिलहाल फरार है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें उनके जो भाई हैं जिनके यहां रेड हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है उनके भाई अफजाल अंसारी जिनके ठिकानों पर रेड हुई है। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अफजाल अंसारी के जो दिल्ली का घर है, ये आप देख रहे हैं, ये अफजाल अंसारी लिखा हुआ है, सदस्य लोकसभा गाजीपुर। ये अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई हैं, उनके यहां रेड हुई है। उनके घर पर दिल्ली में रेड हुई है। हमारे सहयोगी विवेक लखनऊ में मौजूद थे जहां रेड हुई, उनकी तरह रिपोर्ट देखिए। आज ईडी की ये छापेमारी हो रही है। इसके पहले भी मुख्तार के अलग अलग करीबियों से भी जो पूछताछ है वो हो चुकी है और ये जो अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तार के जो अवैध संपत्तियां हैं या मुख्तार के लोगों ने जो अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की हैं या अवैध तरीके जो संपत्तियां अर्जित की हैं, उन पर कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए छापेमारी चल रही है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर किस किस पर एक्शन लिया गया है, मुख्तार के कौन कौन से करीबियों पर एक्शन हुआ है और क्या कार्रवाई की गई है। देखिए जरा, सबसे पहले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को आप देख रहे हैं। ये मुख्तार के बड़े भाई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल इनसे हो चुके हैं पहले। दिल्ली गाजीपुर में छापेमारी हुई है और उसके अलावा विक्रम अग्रही मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, इनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। गाजीपुर में बड़े ज्वेलर्स हैं विक्रम, मुख्तार के कौमी एकता दल से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था इन्होंने। पहली बार ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। अगला नाम है गणेश दत्त मिश्रा, मुख्तार के करीबियों में इनकी भी गिनती होती है। गाजीपुर से लखनऊ तक इनका व्यापार है और मुख्तार की प्रॉपर्टी डीलिंग यही देखते हैं गणेश जी। पिछले साल 4 मंजिला मकान इन्हीं का ध्वस्त कर दिया गया था। मऊ में भी मकान की कुर्की इनकी हो चुकी है। आखिरी नाम है मुश्ताक खां, ये भी मुख्तार के करीबियों में से एक है। इनके ठिकानों पर भी रेड की गई। गाजीपुर में ट्रैवलिंग एजेंसी है इनकी और कई शहरों में इनके बसें भी चलती हैं। पहली बार इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आइए मैं आपको दिखाऊं, मुख्तार की प्रॉपर्टी पर इससे पहले योगी का एक्शन होता रहा है। योगी बुलडोजर चलाते रहे हैं, उनके मॉल हो, उनके होटल हो, इस तरह की अवैध इमारतें जिस पर योगी का बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ मुख्तार बल्कि अतीक की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला है। अतीक अहमद की संपत्ति आप देख रहे हैं किस तरह से गिरा दी गई। तो माफियाओं पर ईडी नहीं, योगी भी एक्शन लेते रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब तक क्या एक्शन हुआ है, सिर्फ एक हफ्ते पहले 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई और मुख्तार के 2 प्लॉट पर कार्रवाई हुई थी। डॉन के साथ गुर्गों पर भी एक्शन हो रहा है। पहली प्रॉपर्टी पर 2020 में बुलडोजर चला। मुख्तार का गजल होटल ध्वस्त कर दिया गया था। पिछले साल मऊ में अवैध संपत्ति जब्त हुई। 24 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लिया गया। अब तक 350 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक अहमद, प्रयागराज में बड़े एक्शन की तैयारी है। अतीक पर कौशाम्बी इलाके में उन पर कार्रवाई होगी। 3 संपत्तियों को
चिन्हित किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की होगी अतीक पर। पुलिस ने डीएम से अनुमति मांगी है। इस मामले में परमिशन मिलते ही एक्शन होगा अतीक पर। तीनों संपत्ति अतीक की पत्नी के नाम है। संपत्तियों की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। तो यूपी में माफियाओं के दिन और बुरे आ चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की करेंगे, बात रोहिंग्याओं की करेंगे। रोहिंग्याओं पर वार पलटवार देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के नाम पर, सोचिए, यहां आम आदमी को फ्लैट नहीं मिल रहा है, रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के नाम पर आर पार हो रहा है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल ने फ्लैट रोहिंग्याओं के लिए मांगे थे। केजरीवाल कह रहे हैं ये बीजेपी कर रही है, सरकार ने किया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रोहिंग्याओं पर जो आर पार हो रही है उसकी हकीकत क्या है, कौन क्या कह रहा है। तो सच ये है दरअसल कि रोहिंग्याओं को अब जो फ्लैट दिए जाने थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए फ्लैट बनने थे, वो फ्लैट रोहिंग्याओं को नहीं दिए जाएंगे। पहली बड़ी बात, गृह मंत्रालय ने फ्लैट देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि रोहिंग्या हैं वो डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। सभी रोहिंग्या ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। देश में अवैध विदेशियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये सरकार का कहना है। जिस देश से आए हैं इन्हें वापस भेजा जाएगा। इन रोहिंग्याओं को जहां रोहिंग्या आए हैं उन देशों से भारत बातचीत कर रहा है, इन्हें वापस अपने मुल्क में ले। जब तक निर्वासित नहीं होंगे तब तक डिटेंशन सेंटर में ही इन्हें रहना होगा। दिल्ली के मदनपुर खादर में रहते हैं अवैध रोहिंग्या मुसलमान और केंद्र ने मदनपुर खादर कैंप को डिटेंशन सेंटर घोषित करने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने अब तक इसे डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ ट्वीट किया गया। ये लड़ाई शुरू कहां से हुई ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो केंद्र में मंत्री हैं हरदीप पुरी साहब, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया था। दरअसल उस ट्वीट के बाद यह विवाद बढ़ गया है। दिखाइए जरा, पिलर पे आइए, पिलर ग्राफिक दीजिए। ट्वीट में आपको दिखाने जा रहा हूं ट्वीट पर जो तकरार हुई वो क्या हुआ। सबसे पहले ट्वीट दीजिए, हरदीप पुरी का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, भारत हमेशा उनका स्वागत करता है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसला हम करते हैं। सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचआरसी आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बस यहां से विवाद शुरू हुआ। सुनिए जरा बीजेपी क्या कह रही है इस पे और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, दोनों को सुनिए। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई। ना मुख्यमंत्री जी को पता, मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के साजिश क्यों की जा रही है। रोहिंग्या इस देश में घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, अखंडता के लिए खतरा है। दिल्ली की सरकार, उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, उनको फ्लैट देने के लिए इतना इच्छुक क्यों है और क्यों उनकी सरकार के द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है एनडीएमसी को, केंद्र सरकार को बार बार, इसलिए कि ये रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट दे दिए जाए। चलिए, बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।